मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर से एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे राउल्ट के नियम को लेकर। वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आपको ये पूरा नियम अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कोई डाउट ना हो। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने एक बंद पात्र लिया है और जिसमें एक द्रव को भरा है। ये है द्रव 1 और द्रव 1 के अणु को यहाँ पर हमने यहाँ पे ब्लू डॉट से दिखाया है। यदि इस निकाय को या इस पात्र को ऐसे ही हम कुछ समय के लिए रख दें तो द्रव 1 जो है वाष्पशील द्रव है, तो इसकी कुछ मात्रा वाष्पित होगी और वाष्प यहाँ पर ऊपर एकत्र हो जाएगा। वाष्प की कुछ मात्रा संघनित भी हो सकती है। एक ऐसा समय आएगा कि ये द्रव और वाष्प एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में आ जाएंगे और साम्य अवस्था स्थापित हो जाने के बाद जो वाष्प है इसका जो दाब होगा ये कहलाएगा द्रव 1 का वाष्प दाब, जिसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे P1 और इसको पढ़ेंगे शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब। यहाँ पे शुद्ध द्रव 1 हम इसलिए कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से द्रव 1 है, इसमें कुछ मिलाया नहीं गया है। इसी प्रकार हम एक दूसरे पात्र में एक दूसरा द्रव लेते हैं जिसका नाम द्रव 2 है। यह भी वाष्पशील है, तो इसको भी यदि छोड़ दें तो ये वाष्पित होगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसकी वाष्प और ये द्रव साम्य की अवस्था में आ जाएंगे और उस समय जो इस वाष्प का दाब होगा ये कहलाएगा P2 यानी शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब। अब हमने एक तीसरा पात्र लिया जिसमें हमने द्रव 1 और द्रव 2 को मिलाकर एक विलयन बनाया। अब यदि इस विलयन को हम ऐसे छोड़ दें तो इसके दोनों ही घटक यानी द्रव 1 और द्रव 2 दोनों ही वाष्पशील हैं, तो दोनों की मात्राएं वाष्पित होंगी और वाष्प यहाँ पर ऊपर एकत्र हो जाएगा। तो ये है विलयन का वाष्प जिसमें द्रव 1 का भी वाष्प है, द्रव 2 का भी वाष्प है। एक समय ऐसा होगा कि विलयन का ये वाष्प और विलयन का ये द्रव एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में आ जाएंगे और उस समय जो इस वाष्प का दाब होगा वो कहलाएगा विलयन का वाष्प दाब और इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे PT और PT बराबर लिख सकते हैं P1 + P2। ये सिंपल सा नियम है जिसको आप डाल्टन का नियम कहते हैं। आप इस विलयन के वाष्प पे यदि विचार करें तो यह एक गैसीय मिश्रण है जिसमें द्रव 1 का वाष्प है प्लस द्रव 2 का भी वाष्प है, तो कुल जो दाब होगा ये दोनों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। तो PT बराबर P1 मीन्स द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब और प्लस P2 मतलब द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब। उम्मीद है बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ कि P1 एक अलग वैल्यू रखेगा और P1 की वैल्यू अलग होगी। अब ये कैसे, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखें तो द्रव 1 जब लिया गया है तो इसके सतह पे बहुत सारे अणु हैं और ये सारे अणु द्रव 1 के हैं। यहाँ पे विलयन के सतह पे देखें तो अब द्रव 1 के अणुओं की संख्या अधिक है। आप जानते हैं वाष्पन सतह के अणुओं का होता है, तो यहाँ पर द्रव 1 के अणु अधिक हैं सतह पे, इसलिए यहाँ पर द्रव 1 का वाष्पन अधिक होगा और यहाँ पर अणुओं की संख्या कम होने के कारण द्रव 1 का वाष्पन कम होगा। तो यहाँ पर ऊपर एकत्र हुई वाष्प की मात्रा में अंतर होगा। यहाँ पर द्रव 1 का वाष्प कुछ ज्यादा होगा और यहाँ पे द्रव 1 का वाष्प कुछ कम होगा। तो इसलिए शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब आएगा यानी P1 ये एक अलग मान रखेगा और P1 का मान अलग होगा। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। सेम यही कंडीशन P2 और P2 के लिए भी। अब यदि इस विलयन पे विचार करें तो यहाँ से राउल्ट का नियम उत्पन्न होता है। राउल्ट ने इस विलयन पे विचार करके ये बताया कि इस विलयन को बनाते समय यदि हम द्रव 1 का मोल अंश अधिक लें यानी द्रव 1 की मात्रा अधिक रखें तो द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब यानी P1 का मान भी अधिक होगा। सिंपल सा लॉजिक है, जब द्रव की मात्रा अधिक होगी तो उसका वाष्प भी अधिक बनेगा और वाष्प दाब भी अधिक आएगा। यानी राउल्ट ने कहा कि जो P1 है यानी द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब वो प्रोपोर्शनल है X1 के यानी विलयन में उपस्थित द्रव 1 का मोल अंश। और यही कॉन्सेप्ट लगेगा बिल्कुल द्रव 2 के लिए भी। तो हम लिख सकते हैं P2 प्रोपोर्शनल X2 यानी कि जो द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब है वो प्रोपोर्शनल है विलयन में उपस्थित द्रव 2 के मोल अंश के। यानी कि जब विलयन में द्रव 2 का मोल अंश अधिक होगा तो उस द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब भी अधिक होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे कि द्रव्य विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। उम्मीद है राउल्ट का नियम आप सबको समझ में आ गया। तो चलिए इस इक्वेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट की जरूरत होगी। यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया जाएगा P1। अब क्वेश्चन है कि P1 तो शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब है, इसको यहाँ पर हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो इसका कारण है कि यदि इस विलयन में हम द्रव 1 की मात्रा बढ़ाते जाएं यानी द्रव 1 का मोल अंश बढ़ाते जाएं तो बढ़ाते बढ़ाते अधिकतम हम 1 तक ले जा सकते हैं। यदि इस विलयन में द्रव 1 का मोल अंश 1 हो जाएगा
तो द्रव 2 का मूल अंश 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं दोनों घटकों के मूल अंशों का योग एक ही होना है। तो जब द्रव 2 का मूल अंश 0 हो जाएगा तो ये विलयन शुद्ध द्रव 1 बन जाएगा, और उस कंडीशन में जो इसमें P1 का मान होगा वो P1 नॉट के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो द्रव 1 का वाष्प दाब है वो शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब बन जाएगा, क्योंकि विलयन शुद्ध द्रव 1 बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम कांस्टेंट यूज करेंगे P2 नॉट। लॉजिक बिल्कुल सेम है कि यदि x2 1 हो जाएगा तो P2 जो होगा P2 नॉट के बराबर होगा। अब आप जानते हैं कि Pt बराबर P1 प्लस P2, तो यहाँ से P1 और P2 के मान को, यहाँ से P1 और P2 के मान को हमने इन दोनों स्थानों पे रखा, तो हमको प्राप्त हुआ Pt बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। उम्मीद है कि यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई है। अब आप जानते हैं कि x1 प्लस x2 बराबर 1, तो यहाँ पर हम x2 को ट्रांसफर कर दे दूसरी साइड, तो लिख सकते हैं x1 बराबर 1 माइनस x2। अब यहाँ x1 वाले पद पर इस मान को रख सकते हैं, तो हम लिख देंगे Pt बराबर, देखो ये P1 नॉट और x1 को हटाए, यहाँ पे हमने रख दिया 1 माइनस x2 और प्लस P2 नॉट x2, जैसा कि ऊपर था हमने नीचे ले लिया है। अब P1 नॉट का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें तो हम लिखेंगे Pt बराबर P1 नॉट, एक में गुणा हो गया तो P1 नॉट और माइनस P1 नॉट x2। अब यहाँ पे हम प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिख के इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो इस तरह लिख सकते हैं Pt बराबर P1 नॉट, ये प्लस वाले पद को पहले लिख दिए P2 नॉट इंटू x2 और माइनस P1 नॉट इंटू x2। अब ये बाद के जो दो पद हैं इसमें से x2 कॉमन ले लेंगे, तो हम लिख सकते हैं Pt बराबर, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं लिया गया, इसको अलग कर देते हैं P1 नॉट, और यहाँ से हमने x2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा P2 नॉट और प्लस यहाँ से बचा P1 नॉट और ब्रैकेट के बाहर हमने x2 लिख लिया क्योंकि x2 को कॉमन लिए हैं। यहाँ पे जो Pt है वो विलयन का वाष्प दाब है इस इक्वेशन में, और P1 नॉट जो है शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब है, P2 नॉट जो है शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब है, और x2 है विलयन में द्रव 2 का मूल अंश। तो ये इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जरूरत काम आएगा जब आपको किसी एक ही घटक का मूल अंश दिया होगा और साथ में दोनों ही घटकों के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिए गए होंगे, तो आप इस इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम लोग समझेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब बात करेंगे राउल्ट नियम के ग्राफ पर। तो यहाँ पे आप जानते हैं राउल्ट नियम है P1 प्रोपोर्शनल x1 एंड P2 प्रोपोर्शनल x2। तो हम ग्राफ के लिए यहाँ पे दो एक्सिस लेंगे, x और y। x एक्सिस पे हम मूल अंश को रख लेते हैं और y पर रखते हैं वाष्प दाब को। ये जो मूल बिंदु है यहाँ पर x1 का मान 0 है, तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे इस दिशा में तो x1 का मान बढ़ेगा और x1 का मान बढ़ने के साथ साथ P1 का भी मान बढ़ेगा। इस इक्वेशन को देख के भी आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप वाली बनेगी। तो यहाँ पर हमने ग्राफ खींचा तो ऐसा लाइन प्राप्त हुआ। अब इस ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं तो x1 का कुछ मान मिलेगा और इधर देखें तो P1 का कुछ मान मिलेगा। थोड़ा आगे जाएं और यहाँ से नीचे लाएं तो x1 का मान बढ़ जाएगा और साथ में हम देखेंगे इधर मिला के तो P1 का मान भी बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी कि x1 के मान के साथ P1 का मान भी बढ़ रहा है, यानी कि P1 प्रोपोर्शनल x1 ये ग्राफ शो कर रहा है। अब x1 जो है इसका अधिकतम मान 1 तक जा सकता है, तो जब x1 का मान अधिकतम हो जाएगा इस समय जो P1 का मान होगा वही P1 नॉट हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया कि यदि यहाँ पर x1 बराबर 1 हो जाए तो ये विलयन नहीं रहेगा बल्कि शुद्ध द्रव 1 हो जाएगा और शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब P1 नॉट यानी शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब हो जाएगा। अब यदि आप देखें जब इधर से इधर आ रहे हैं तो हम विलयन में क्या कर रहे हैं, x1 की मात्रा बढ़ा रहे हैं, x1 की मात्रा में इस द्रव 1 का मूल अंश बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे विलयन में द्रव 1 का मूल अंश बढ़ेगा द्रव 2 का मूल अंश घटेगा, क्योंकि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 ही होना है। तो यदि हम बात करें कि यहाँ से जब हम इधर की तरफ आ रहे हैं तो x1 जैसे जैसे बढ़ रहा है x2 वैसे वैसे घट रहा है। जैसे यहाँ पर जहाँ पे x1 का मान 0 है, यहाँ पर यदि x2 पे हम विचार करें तो यहाँ पे x2 का मान जो होगा वो 1 होगा। देखो जहाँ पे x1 0 है यहाँ पर x2 1 होगा, क्योंकि x1 0 होने का मतलब द्रव 1 का मूल अंश 0 है और यदि विलयन में द्रव 1 का मूल अंश 0 है तो इस विलयन में जितना भी द्रव है वो पूरा द्रव 2 है, तो इसलिए x2 का मान 1 होगा। और जहाँ पे x1 1 हो जाएगा वहाँ पे x2 0 हो जाएगा, यानी कि इस विलयन में पूरा का पूरा द्रव 1 ही है, द्रव 2 का मूल अंश 0 है। अब यहाँ से यदि हमको इस इक्वेशन के लिए ग्राफ खींचना है P2 प्रोपोर्शनल x2 के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो देखो x2 0 से 1 तक जा रहा है, यानी कि ग्राफ तो ऐसा ही स्ट्रेट लाइन बनेगा लेकिन वो इधर से इधर की तरफ जाएगा, क्योंकि
ग्राफ में आप समझ सकते हैं कि जब x2 का मान यहाँ तक है तो यहाँ पे हम मिला के वाष्प दाब चेक कर सकते हैं, और जब x2 बढ़ के यहाँ तक आ गया, इस पॉइंट को आप ले लीजिए, x2 जब ज़्यादा हो गया तो आप देख सकते हैं वाष्प दाब भी ज़्यादा हो गया। तो ये जो लाइन है ये इसका उल्टा जाएगा, और ये लाइन शो करेगा आपको P2 प्रोपोर्शनल x2। अब आप जानते हैं कि x2 जो बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंच जाएगा, और उस अवस्था में जो वाष्प दाब प्राप्त होगा वो कहलाएगा P2 नॉट, क्योंकि इस समय शुद्ध द्रव 2 की बात होने लगेगी। उम्मीद है ये ग्राफ आपको समझ में आ गया है। अब यदि इन दोनों की स्टेप पॉइंट को हम आपस में मिला दें तो ये विलयन का वाष्प दाब कहलाएगा, जिसको हम देख सकते हैं PT बराबर P1 प्लस P2। उम्मीद है कि ये ग्राफ भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे गैसीय प्रवस्था पर, मतलब अभी तक हम लोग इस विलयन में जो द्रव भाग है इस पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ ऊपर जो वाष्प इकट्ठा है इस पे हम चर्चा करने वाले हैं, और यहाँ से भी एक इक्वेशन मैं आपको बताऊंगा जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत ही यूजफुल होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यदि यहाँ पे गैसीय प्रवस्था पे बात करें तो गैस का समीकरण आप जानते हैं, आदर्श गैस समीकरण Pv = nRT। यहाँ पे दो गैस है, द्रव 1 का वाष्प और द्रव 2 का वाष्प। तो यदि हम द्रव 1 के वाष्प के लिए लिखें तो P1, इसका वाष्प दाब P1 मान लेंगे, और आयतन तो दोनों ही कंडीशन में इतना ही है, क्योंकि गैस का आयतन वही बर्तन के आयतन के बराबर होता है। और यहाँ पे जो मोलों की संख्या है ये दोनों का अलग अलग होगा, यानी कि हमको नहीं पता यहाँ पर द्रव 1 के वाष्प के कितने मोल हैं और द्रव 2 के वाष्प के कितने मोल हैं। तो यहाँ पर हमने N1 लिख लिया। R कांस्टेंट है तो इसको R1 R2 नहीं करेंगे। T भी यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि इसी विलयन में हम बात कर रहे हैं जहाँ पे तापमान परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो T को भी T1 T2 नहीं लिखेंगे, और भी आयतन भी निश्चित है इसलिए V1 यहाँ पर नहीं किया गया और V2 भी नहीं करेंगे। तो यदि द्रव 1 के वाष्प के लिए हम इस समीकरण को लिखें तो P1 × V = N1 RT, और इसी प्रकार यदि इसको हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो P1 बराबर हम लिख सकते हैं N1 RT/V। और इसी प्रकार द्रव 2 के लिए, द्रव 2 का जो वाष्प है इसके लिए लिख सकते हैं P2 बराबर N2 RT/V। अब यदि इसको हम समीकरण 1 मान लें, और आप जानते हैं PT = P1 + P2, यहाँ पर P1 और P2 के दोनों के मान को रख दें तो हमको मिल जाएगा PT = N1 RT/V + N2 RT/V। अब यहाँ से RT/V को कॉमन कर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं PT बराबर N1 + N2 × RT/V। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। आप ध्यान रखेंगे कि इसको हमने समीकरण 1 माना है, इसका यूज हम आगे करेंगे। इसको हम समीकरण 2 मान रहे हैं, इसका भी यूज हम आगे करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देंगे। तो समीकरण 1 हमारा था P1 = N1 RT/V, और समीकरण 2 हमारा था PT = N1 + N2 RT/V। तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड के टर्म में हमने लिख लिया है। अब RT/V से कैंसिल हो जाएगा, और हमको मिल जाएगा कि P1/PT बराबर N1 और N1 + N2। आप जानते हैं N1 द्रव 1 के वाष्प के मोलों की संख्या है, और N2 द्रव 2 के वाष्प के मोलों की संख्या है। तो यदि हम वाष्प पे विचार करें तो वाष्प भी, दोनों द्रवों का जो वाष्प है वो भी एक प्रकार का विलयन है। तो यहाँ पर ये हो गया एक घटक के मोलों की संख्या अपन सभी घटकों के मोलों की संख्या, जिसको हम मोलंस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो द्रव 1 का वाष्प है इसके मोलंस को हम Y1 लिख देते हैं। तो हम लिख सकते हैं P1/PT = Y1, या इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं P1 बराबर Y1 × PT। उम्मीद है बात आपको क्लियर है। यहाँ पे P1 क्या है, तो P1 है द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब, Y1 है द्रव 1 का वाष्प प्रावस्था में मोलंस, यानी कि जो वाष्प बना है उसमें द्रव 1 का मोलंस कितना है। यहाँ पे विलयन में नहीं, वाष्प में बात कर रहे हैं, और PT है विलयन का कुल वाष्प दाब। उम्मीद है ये समीकरण आपको समझ में आया है। ये समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते समय आपको काम आएगा। एक्चुअल में ये राउल्ट का नियम नहीं है, ये डाल्टन का नियम है, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम है, लेकिन इसका यूज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।